ये ईवीएस का स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है 61 का, दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से, हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट? इसमें से ये गोलकोंडा फोर्ट किसने फिलहाल किसने बनाया? तो कौन सा है? ऑनलाइन से बोलिए। ये इसको थोड़ा लगा देना। काकतीय राजवंश, सेकंड सर। काकतीय राजवंश, काकतीय राजवंश। तो ये खानदान को बोलेंगे डायनेस्टी, वो हिसाब से राजवंश है। बराबर है, सब लोगों को नोट करके रखना है। तो इसके आंसर की से भी हम चेक करते चलेंगे। तो सेकंड उसका वैसे सही है। नेक्स्ट है, which is the mass of an object with a density of 15 gram per ml and volume of 3 ml? 45 मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो डेंसिटी होती है उसकी, डेंसिटी मतलब क्या होगा उर्दू में? कसाफत। कसाफत 15 ग्राम पर ml में, और वॉल्यूम उसका जो 3 ml है, तो क्या रहेगी? बोलिए ऑनलाइन से। फर्स्ट और सेकंड में है सर थोड़ा। फर्स्ट उसका जो तो फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला क्या होगा उसका? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। आकिब कह रहे फर्स्ट। तो इसको कैसे निकालेंगे? व्हाट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी ऑफ 15? डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, ये हिसाब से। तो यहाँ पर कैसे रखेंगे उसको? डेंसिटी 15 ऐसे रखेंगे, 15, और उसके बाद में वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम है जिसमें वेट पता नहीं है, तो उसको मल्टीप्लाई करने पर 3 मल्टीप्लाई बाय 15 45 ऐसे में आ जाएगा। वो फॉर्मूला अच्छे से बाद में आप उसको गूगल पे जब लिखेंगे, मतलब यही क्वेश्चन, तो आपको पूरा सारा सॉल्व करके वो दे देंगे, तो इसको उसमें देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी इसमें से कौन सी है? सर, सेकंड का कौन कौन सा आंसर था? 5 क्या 45? हाँ 45 था उसका फर्स्ट। मतलब जी थ्री। सर, शुक्रिया। ऐसे अगर शॉर्टकट में क्वेश्चन आता है और कुछ अगर और भी डिजिट बढ़े हुए रहते हैं पर, 3 की जगह 4 या फिर 15 का 20, तो वहां पर आप उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं। ट्रिक एक बार मालूम पड़ गई तो। सेम अगर वॉल्यूम होगा, लेकिन उसको फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभार चेंज आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, पहले वो बोलना है। स्केलर क्वांटिटी यानी क्या है, और दूसरा आता है वेक्टर। कभी कभार आपको वेक्टर का भी पूछ सकता है। वेक्टर में डायरेक्शन आएगा, मतलब सिमट आएगा। जैसे कि कोई गाड़ी अगर आ रही है तो किस सिमट से आ रही है, कितनी रफ्तार से आ रही है। एक्सेलरेशन में आएगा वेक्टर। एक्सेलरेशन में वेक्टर आएगा। तो वेक्टर यानी उसमें जो सिमट भी आ जाएगी। सदफ कह रहे थर्ड, वेट। वेट जो है, वेट मतलब कोई भी चीज का, तो उसका भी कैसा है, ग्रेविटी की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो होता है। यानी कि उसका जमीन पर असर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वजह से तो वेट मालूम पड़ता है, मतलब कितना है। तो वो वजह से वेट उसमें नहीं आएगा। वेट जो है तो वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। ग्रेविटी भी। मोमेंटम मतलब क्या होता है? तो वेक्टर में मतलब ये इनमें सिमत आ रही है, और
स्केलर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? स्केलर क्वांटिटी जो होती है तो उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब ये होता है कि जिसमें क्वांटिटी में जिसको नापा जा सके, जैसे कि कोई भी एक चीज 1 2 3 4 ऐसे में जो जानी जाएंगी उसमें सिम तो नहीं आएंगी। तो मास जो है तो वो मैग्नीट्यूड उसके अंदर है, तो वो वजह से मास। तो ऐसी चीजें जिसमें वॉल्यूम किसमें आएगा, वॉल्यूम वगैरह स्केलर में। हाँ, तो इस तरह से मतलब उसकी एक कैटेगरी होती है कि स्केलर में क्या क्या आता है। तो आपको बाद में इसकी स्टडी कर लेना है कि स्केलर क्वांटिटी में क्या चीज़ें आती है और वेक्टर क्वांटिटी में क्या आती है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेस कैन पास थ्रू इज कॉल्ड। जिससे लाइट रेस पास नहीं हो सकती तो उसको क्या कहेंगे? फोर्थ सर। फोर्थ वन, और कोई आंसर? तो ट्रांसपेरेंट में से भी लाइट लाइट पास होती, कॉन्वेक्स में से भी होती, ट्रांसल्यूसेंट। सर तो इसका फोर्थ मीनिंग ही कह रहे सब। सर ओपेक मतलब जैसे कि कोई भी जो चीज़ जो ट्रांसपेरेंसी के, जैसे मिसाल के तौर पे कोई पेंट वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो इसमें एक आता है कि ट्रांसपेरेंट वे में उसको इस्तेमाल करना, जिसमें क्या होगा कि सिर्फ टेक्स्ट ओनली या कोई भी चीज़ पीछे का बैकग्राउंड नहीं आएगा उसमें। रिफ्लेक्ट हो जाता हाँ, और ओपेक में मतलब ऐसा होगा कि बैकग्राउंड भी आ जाता है उसके साथ साथ। बैकग्राउंड जैसे कि वाइट अगर रहा, ब्लू रहा, तो उसके साथ तो वो उस तरह से वो लाइट पास उसमें से नहीं होगी। है। सर मतलब जैसे मिरर में रहता पीछे से जो शीट लगी हुई रहती हाँ, ट्रांसपेरेंट में अंदर से गुजरेंगी और इसमें नहीं होगी। शीशा मतलब डायरेक्ट अगर रहा, जैसे कि जो आईने का शीशा है तो वो तो ट्रांसपेरेंट नहीं है डायरेक्टली, है। हाँ, तो उसमें से लाइट के रेज जो है तो बाहर नहीं ट्रांसपेरेंट होगी। रिफ्लेक्ट हो जाता और कॉन्वेक्स लेंस वगैरह जो होते हैं उसमें मतलब उसकी रेस पास होने का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट सीधी सीधे नहीं होगी लेकिन पास तो होंगी। तो ऐसा कंफ्यूज करने के लिए वो आता है, ये चश्मे के टाइप के क्वेश्चंस में आता है कॉन्वेक्स। उसके बाद है 65, व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हुज मास इज 10 kg ऑन द मून सरफेस। तो ये क्वेश्चन को भी अगर आप सर्च करेंगे इसमें गूगल से, तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि जो एक्चुअल वेट कितना है चांद पर कितना होता है और अर्थ पर, तो पॉइंट की वैल्यू में आता है। यहाँ पर कोई पॉइंट की वैल्यू इसमें नहीं ली गई, तो उस हिसाब से उसमें प्री मार्किंग एक हिसाब से सबको दे दी गई, मतलब इस सिचुएशन। एक मार्क मिला फिर। हाँ, तो इसमें से एक मार्क मिल गया था, मगर उसका फिर भी किसके आसपास आ रहा था इसमें से, 10 के या 60 के? है। हमारे पास 60 kg महंगा हाँ, तो वो 60 के करीब में आ रहा था। तो चांद पे कितना वेट होता है और अर्थ पर कितना, तो वो आपको बाद में निकालना रहेगा। सर चाहते हैं तो ग्रेविटी में भी देखते हैं, वहाँ पे लाइट वेट रहेगा ना। लाइट रहेगा लेकिन एग्जैक्ट कितना, तो वो आपको बाद में निकाल के रख लेना, क्योंकि इसमें तो हो गया वो अभी प्री मार्किंग फॉर ऑल, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो पॉइंट के साथ अगर वैल्यू देते हैं तो वो एग्जैक्टली पूछा जाएगा। तो उसमें कंफ्यूज करने के लिए 5 4 4 5 ऐसा कुछ आता है वो लास्ट में, तो वैसे में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं 4 5 5 4 ऐसे करके। तो हम इसके आंसर की में भी चेक करते हैं सारे क्वेश्चंस। इसका सेट था एल वाला, जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर। तो एल सेट में जो हमारा चल रहा है 61 2 और 3, तो इसका देखिए 65 वाला क्वेश्चन अभी चल रहा था, तो इसमें प्री मार्किंग फॉर ऑल दे दी गई। 9 वाला जो आता है, 9 का मतलब होता है मार्किंग फॉर ऑल। नेक्स्ट होता है द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन। डिसोल्यूशन एक सॉल्यूट का किस पर डिपेंड होता है? तो यहाँ पर 66 की आंसर की में क्या दिया हुआ है, सेकेंड है। मतलब इस पर सरफेस एरिया दिया हुआ है, जो कि अगर हम उसको गूगल से या कोई चीज़ से अगर सर्च करें तो उसका टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर ये आंसर की में गलत दिया हुआ है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी गलत आया आंसर की में, तो उसको आप
एग्जाम मतलब रिजल्ट आने के बाद उसको चैलेंज कर सकते हैं। 1000 पर क्वेश्चन का चार्ज करते हैं वो, और उसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं चैलेंज करके। 1000 मगर देना होता है उनको, 5 क्वेश्चन के 5000 रखना पड़ेगा आपको। तो 89 पर अगर है तो जब चैलेंज कर सकते हैं ना, तो आपके आ रहे 60 मार्क्स, और आप 1 के लिए उनसे झगड़ रहे हैं कि ये क्वेश्चन सही था, तो आपको 61 भी मिलेगा, तो आप पास होने वाले नहीं, राइट। तो उसके बाद में सुषमा वांट्स हर स्टूडेंट्स टू बी सेंसिटाइज फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। सुषमा उसके स्टूडेंट को इसके बारे में जागरूक करना चाहती है। तो इसमें से कौन सा हिकमत अमली तरीक़ाकार वो अपनाएंगी? ग्रुप डिस्कशन, पोस्टर मेकिंग, हेल्पिंग स्टूडेंट टू अडॉप्ट नेचर, नर्चर अ प्लांट के मतलब एक थर्ड सर, थर्ड। हर्ड, एक प्लांट ले लो और उसकी नशोनुमा पालन पोषण, मतलब जैसा इंसानों का करते हैं, तो ये उसको खाद पानी वगैरह दो। 1 मार्क के लिए फिर से देना ही पड़ता है एग्जाम। हाँ, तो अगर जिसके पास 1000 में, अगर उसको डर लग रहा है कि नहीं निकलेगा, तो उसने 1000 नेक्स्ट टाइम भर देना है, और 130 मार्क्स का टारगेट रख के फिर प्रैक्टिस कर देना है वापस से। तो 67 का हम देखते हैं, तो इसका थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट। नेक्स्ट है इसमें, Abhay asked his students to do a survey in groups on diseases that people in their neighborhood suffered from। कि अभय को एक पूछा गया कि एक सर्वे करना है ग्रुप का, जो डिसीजेज बीमारियां हैं, लोग जो उनके नेबरहुड में आस पड़ोस में रह रहे हैं उससे सफर जो हो रहे जूझ रहे। तो सर्वे जो है तो नॉट मेंशन इन द टेक्स्ट बुक्स, ये सर्वे पाठ्य पुस्तक में मेंशन नहीं किया गया, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रिलेवेंट नहीं है उससे जुड़ता हुआ टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी से? फर्स्ट है कि ये हेल्प करेगा चिल्ड्रन को कनेक्ट करने, लर्निंग विथ रियल लाइफ से जुड़ने का मौका, अवसर मिला उसको। या फिर इट एनेबल्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंड डेटा हैंडलिंग एंड वर्क टुगेदर, कि कैसे साथ में काम करते हैं, और उसको जानने में मदद मिली कि कैसे काम होता है। और इट हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड दैट डिसीजेज दे आर सफरिंग फ्रॉम। तो वो जो डिसीजेज से जूझ रहे थे, तो उसके बारे में उन ग्रुप को समझने की, पीड़ित जिससे थे वो समझने को मिला कि कौन से डिसीज से जूझ रहे। और फोर्थ है कि इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद कम्युनिटी, इंटरेक्ट करने का, कम्युनिटी से तालमेल का उसको मौका मिला। तो यहाँ पर था कि नॉट रिलेवेंट, जो जुड़ी हुई नहीं। सेकेंड है सर। इसमें रहेगा, ये क्वेश्चन कौन सा है? 68, तो 68 का है थर्ड। थर्ड वन है कि जो लोग जिससे जूझ रहे थे, तो उनको वो चीज़ के बारे में मालूम पड़ना, ये चीज़ नहीं थी, बाकी सब होगा उसमें। रियल लाइफ से जुड़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा डेटा कैसे हैंडल करते हैं, वर्क कैसे टुगेदर करेंगे, और प्रोवाइड होंगी उसको अपॉर्चुनिटी इंटरेक्ट करने कम्युनिटी से। लेकिन जो लोग समुदाय जिससे वो जूझ रहे हैं, उनसे ही जानने को उनको मदद मिली, ये निगेटिव में आ रहा है। नेक्स्ट है 69 है, हाँ, to talk about emergency situations, Priya asked children's experiences when they faced an emergency। के इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में प्रिया ने बच्चों से पूछा कि वो जो तजुर्बा करने के हिसाब से, कि कोई इमरजेंसी अगर आपको आ पड़े, तो चिल्ड्रन नरेटेड देयर एक्सपीरियंस विद फायर, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक आग लग गई, इलेक्ट्रिक शॉक आ गया, या फिर रोड एक्सीडेंट मिसाल के तौर पे। तो उसने पूछा कि असेस करने उनका एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कस्ड सेफ्टी एस्पेक्ट ड्यूरिंग रिसोर्सेज सच एज रोड सेफ्टी, advertisement from newspaper, and also used LPG and electric bill to discuss safety guideline on fire and electric shock respectively। तो ये चीज़ों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है डिस्कस करके, सेफ्टी एस्पेक्ट्स, रोड सेफ्टी, एडवर्टाइजमेंट्स न्यूज़पेपर से, और एलपीजी इलेक्ट्रिक बिल में सेफ्टी गाइडलाइन के तौर पर, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच दैट प्रिया एम्प्लॉयड, तो इसमें से कौन सी ज़्यादा हिकमत अमली प्रिया अपनाएंगी? एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग अप्रोच, इंक्वायरी अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण कॉग्निटिव में आएगा, इंक्वायरी, इंक्वायरी। इंक्वायरी, और जी सर। सदर फर्स्ट एक्सपेरिमेंशियल। तो देखते हैं इसमें से 69 जो है, 69 का सेकेंड वाला सही है, इंक्वायरी वाला। तो इंक्वायरी बिल्कुल सही था जवाब। नेक्स्ट है, कम्युनिटी इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। कम्युनिटी जो है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स है, क्योंकि एल्डरली पीपल आर वाइज, अक्लमंद होते हैं बड़े लोग, और उनके पास टाइम भी होता है। इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू रियल सेटिंग, के रियल वर्ल्ड वास्तविक परिस्थितियों में सेटिंग अरेंजमेंट प्रदान करती है, ये सीखने का अवसर यानी कि प्रदान करती है। सदैव कह रहे सेकेंड हो सकता है।
वन सेकेंड है सर, सेकेंड। ऑल नॉलेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी अनक्रिटिकली, के सारे जो है तो एक्सेप्ट कर सकते नॉलेज जो कम्युनिटी में है, और इनएक्सपेंसिव और एक्सेसिबल, सस्ता और सुलभ है, आसानी से अवेलेबल, तो इसलिए तो कम्युनिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, सवाल ये था। तो आप कह रहे सेकेंड, तो देखते हैं हाँ, वाले बिल्कुल वास्तविक सही जवाब। परिस्थिति। सेकेंड, प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी लर्निंग की रियल सेटिंग, अक्लमंद होना, ये सब एक मतलब लॉजिकली लेवल पर, और यहाँ पे अनक्रिटिकली कम्युनिटी। नेक्स्ट है ईवीएस टीचिंग लर्निंग में लिंकिंग क्लासरूम करना रियल लाइफ से, लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड एनरिचिंग इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है कि लिंकिंग करना टेक्स्ट बुक से, ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज से और कंसर्न से, या होल स्कूल अप्रोच, गोइंग बियॉन्ड करिकुलम के पाठ्य चर्चा से बाहर जाना, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स के टेक्स्ट बुक से बाहर जाना। फोर्थ सर, फोर्थ। फोर्थ वाला सही जवाब है उसका, कि टेक्स्ट बुक से बाहर जाना, क्योंकि ईवीएस के अंदर जो है तो गोइंग बियॉन्ड द करिकुलम हिसाब से हटकर, और होल स्कूल अप्रोच तो लिंक होना ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज और कंसर्न से, तो ये आएगा उसमें, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, जिसमें क्या है कि लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड एनरिचिंग इट इम्प्लाइज गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, ये आएगा। नेक्स्ट है टू क्लास थर्ड स्टूडेंट रमा ने पढ़ा है कि एक फादर मदर और उनके जो बच्चे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियर फैमिली, वो कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली, एंड इफ, और अगर स्कूल से बाहर की दुनिया रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना, हाँ सही है। तो उनके जो है फैमिली में ग्रैंड पेरेंट अगर है तो वो रिलेटिव्स को अगर साथ में रहते हैं, अगर उनके, जैसे कि मिसाल के तौर पर फादर मदर और चिल्ड्रन जो है न्यूक्लियर फैमिली, और उनके ग्रैंड पेरेंट और अदर रिलेटिव दोनों साथ रहते हैं, तो ये एक्सटेंडेड फैमिली हो गई। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? रमा इज इंसेंसिटिव टुवर्ड्स हर स्टूडेंट्स, रमा इंसेंसिटिव है स्टूडेंट्स के प्रति, टीचिंग लर्निंग अप्रोच एक इंक्लूसिव नहीं है, शमूलियत वाला नहीं होता, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली हैज टू बी टॉट लाइक दिस, इसी तरह पढ़ाना चाहिए फैमिली का, और द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इज इनकरेक्ट, फैमिली की डेफिनेशन, थर्ड सर, तो देख थर्ड। 72 का सेकंड है कि टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव, इसमें ये दे रहा है 72, टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव। तो इसको एक मरतबा आपने है ना ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको एक मरतबा, कुछ कुछ ऐसे होते हैं सवाल जिसको आपको है ना जो एक दो ऐप है जो ग्रेड अप वगैरह, उसके थ्रू में क्रॉस चेक कर लेना है, कुछ कुछ सवाल कभी कभार निगेटिव भी आते हैं, उस वजह से ग्रेड अप से उसको कर लेना है क्रॉस चेक, जी सर। तो डाउटफुल रहा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्टिविटी, और या फिर एक्टिविटीज है ईवीएस क्लासरूम में, तो जब भी साइंस और ईवीएस के बारे में आता है जो ज़्यादा एक्टिविटी पर जोर देता है तो वो ज़्यादातर तो फील्ड विजिट पे आता है, लेकिन अब इसमें ऑल ऑफ दी अबव भी ऑप्शन आया है यहाँ पर, तो ऑल ऑफ दी जी अबव सर। ये भी हो सकता है कि सारी चीज़ें, तो क्या फोर्थ है 73 का? फोर्थ या सेकेंड? हाँ तो फोर्थ सही है। और एक जी और सर। क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें क्लासरूम के डिस्कशन के तौर पे आता है, तो तब वो फील्ड ट्रिप नहीं होता, फील्ड विजिट वगैरह, क्लासरूम में जब क्वेश्चन में आ गया सवाल तो क्लासरूम में डिस्कशन के दौरान, तो वो जब फील्ड विजिट या उसमें नहीं आता, ये आपको याद रखना होता है। हाँ सब पॉजिटिव इसलिए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो निसाब है करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ इट इज इन, कैसे होगा अगर, तो करिकुलम हॉलिस्टिक हो सकता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है अगर ये इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत हो, इंक्लूसिव समावेशी, थीमेटिक हो, विषयगत, ये सारा। इसमें सब नहीं हो सकता है क्या? सर फर्स्ट, फर्स्ट है सर। इंटीग्रेटेड और थीमेटिक जी सर। इंक्लूसिव नहीं होगा, तो हम देखते 74 के चारों भी है, फोर चार, तीनों भी रहेंगे। Next is the EVS textbooks has a chapter on snake charmer. It is intended to make the children aware and be sensitized. ये जो सांप पकड़ने वाले रहते हैं सपेरे जिसको कहा जाएगा, तो इसमें क्या है कि सपेरों पर एक अध्ययन है, अध्ययन, इसको उद्देश्य ये है मकसद के जागरूक कराना के और संवेदनशील बनाना, कैसे
फर्स्ट है कि स्नेक चार्मर एज चिल्ड्रन डू नॉट सी देम ऑफन दीज डेज, आजकल दिख रहे नहीं तो उनके ऊपर सबक डाल दो। या फिर दूसरा है कि दैट स्नेक चार्मर मे नॉट हार्म स्नेक्स एंड दे नीड टू बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेटिव बिफोर डिप्राइविंग देम ऑफ देयर लिवलीहुड्स, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उनको अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। दैट एनिमल कीपिंग इज गुड सोर्स ऑफ लिवलीहुड, पशुपालन अच्छा तरीका है आजीविका का। और चौथा है कि दैट इज एन इलीगल एक्ट। सेकंड। तो क्या होगा सेकंड कह टू रहे? सर, तो सब सेकंड। सेकेंड। तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 70, विच इज द मोस्ट रिलेवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल। मिड डे मील टाइम स्कूल के बारे में जो है तो स्कूल में जो होता है क्या है? इट इज गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में कि ये अच्छी गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड। मैंने वो टाइम पे सोचा फर्स्ट। दूसरा है कि इट इज सेकेंड सर, इसका सेकेंड। चिल्ड्रन हु कम एम्प्टी स्टमक, खाली पेट आने वाले बच्चों को खाना दो। और तीसरा है कि इट वेस्ट लॉट ऑफ प्रीशियस टाइम ऑफ टीचिंग लर्निंग, कि पढ़ना छोड़ के इनको खाना खिलाते बैठो टाइम वेस्ट होगा। चौथा है कि दिस हैज नथिंग टू डू विद टीचिंग लर्निंग, कि शिक्षण अधिगम के नहीं, साथ कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस ऐसी है समाज सेवा कि बैठे बैठे खाना खिलाना। सेकेंड। तो इसमें है 76, 76 को तो ऊपर ढूंढना पड़ेगा अभी। तो 76 का फर्स्ट, सेकंड नहीं है, खाली पेट बच्चों को खाना खिलाना नहीं है। गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी होता है, यहाँ तक कि उसमें ये भी आता है सवाल कभी कभार कि मिड डे मील टाइम के वक्त में अगर बच्चे खाना खा रहे हैं तो कुछ च्यूटे आ गए तो उनको वहां पर भी आप पढ़ा सकते हैं कि देखिए इसका मतलब एक प्रैक्टिकल के तौर पे वो शिक्षा में आ जाएगा। तो उस हिसाब से ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि पढ़ते वक्त में क्या होगा, तो वो भी एक पार्ट ऑफ उसमें इनको इन्वॉल्व रखना है। मतलब जो न्यूट्रिशन वगैरह वो चीज़ों के बारे में, या फिर जैसे शुगर का एक एग्जांपल देते हैं, शुगर ग्राउंड पे डाल दी, च्यूंटी आ गई तो उसके ऊपर एक उनको ऑब्जर्वेशन पे ले जाना। तो वैसे ही खाना खाते टाइम भी मतलब ये चीज़ों को करना होता है, तो उस हिसाब से टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है ईवीएस टीचिंग लर्निंग। नेक्स्ट है जी सर। व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बर्डन के पढ़ना, ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या एम्प्लॉय करता है कि चैप्टर को कम कर दो ईवीएस में से, या फिर लोड इनकॉम्प्रिहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस, अबोध का बार कम करने की जरूरत है। इनकॉम्प्रिहेंशन मतलब कॉम्प्रिहेंशन स्किल तो इंग्लिश वगैरह में ज़्यादा आती है, तो उस हिसाब से वो है। और थर्ड है कि ईवीएस करिकुलम नीड्स टू बी रिड्यूस टू हाफ, आधा कर दो ईवीएस का सिलेबस। या फिर लेस वेट ऑफ स्कूल बैग, स्कूल का बैग का आधा वजन कम कर दो। सेकंड। फोर्थ सर, जो फोर्थ स्कूल का बैग। फोर्थ सबको लगता है ईवीएस या आरटीएफ और एनसीएफ की बात नहीं हो रही, तो वो हिसाब से गलत होता है। तो 77 का सेकंड जो कि है लोड ऑफ इनकम्प्रिहेंसिबल नीड्स टू बी रिड्यूस, ये कोई आरटी एक्ट और फ्री एजुकेशन और बच्चों के बैग से मुतालिक एनसीएफ या आरटी बात नहीं कर रहा, ये ईवीएस के अंदर की बात चल रही थी। तो इस हिसाब से है कि इनकम्प्रिहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस है। नेक्स्ट है व्हाट पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन ईवीएस क्लासरूम, क्या पर्पस है लर्निंग का सर्व जो करेगा ईवीएस क्लासरूम में? सेग्रीगेट करना निगेटिव में आता है, अलायदा करना ये सेपरेटली भी लास्ट का भी निगेटिव में आ गया। और मैनेज स्टूडेंट इजीली, आसानी से मैनेज, सेकंड। तो वो हिसाब से सेकंड है कि इनकलकेट वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर, enables each child to participate actively and learn। तो ये है 78 का सेकंड बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है 79, बाला का फुल फॉर्म जल्दी से बोलना है एक सेकंड में, बगैर ऑप्शन। बिल्डिंग एज लर्निंग एड। हाँ तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क मीन्स, अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड मतलब पूरी बिल्डिंग को बना दो लर्निंग के तौर पे, सीढ़ियों पे लगा दो जो है तो टेबल्स, दीवारों पे जिराफ वगैरह बना दो जिसमें स्केल से बच्चे हाइट वगैरह गिनेंगे। तो ऐसे में पूरी दीवार को जो है तो पोस्टर और पेंटिंग करके बच्चों को सीखने के हिसाब से बना दो। तो उसका मतलब, बोलती दीवारें करना है क्या सर? हाँ नहीं बोलती दीवारें तो नहीं, मगर पिक्चर वे हाँ, में तो सीखती दीवारें कह सकते हैं, मतलब अच्छा। बच्चे सीखेंगे इससे। अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का मतलब क्या है इसमें से? आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, आइडियाज प्रेजेंटली हेल्ड बाय साइंटिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट, ऑल आइडियाज आर द फॉर्मली हेल्ड बाय चिल्ड्रन, टेक्स्ट बुक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल फेनोमेन। तो स्टूडेंट इसके जरिए आसानी से लर्निंग कर पाते हैं, सही है। तो अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का मतलब क्या है इसमें? पहला। आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द सेकेंड। फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि विचार जो अवधारणा के औपचारिक रूप से सर्व स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में वैज्ञानिक और फर्स्ट। फर्स्ट कह रहे हैं। और कोई
वर्तमान में फर्स्ट लग अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क देखते हैं इसका, तो ये इसका है फर्स्ट वन। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है कि आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है वुमेन आर वीकर देन मेन, ये क्या है? तो जल्दी से सब लोग स्टेरियोटाइप बोलकर उसको सबमिट कर देते हैं, सेकंड सर, सेकंड जब आप उसको याद आएगा तो Second, ऑप्शन फिल सेकंड है सर इसका। रूढ़िबद्ध धारणा। gender bias, gender एक ही बार stereotyping. बोलना है, 10 बार सेकंड बोलने से आपका जवाब सही नहीं हो जाएगा। तो और उसी तरह से एमसीक्यूज के जो है ओमार शीट में अगर आप भर देंगे सेकंड और बाद में आपको याद आया तो भी आप उसको कट सेट करेंगे तो आपका वो मार्क्स पूरा गया। तो यहाँ पर वर्कर वुमेन जो है तो कमजोर होते हैं मर्दों से, ये मिथ है, मतलब ये मनगढ़ंत है। वीकर नहीं होते मतलब खास तौर से स्टेरियोटाइप काम में आता है, इसका ये काम। तो वो हिसाब से जो है तो ये हिसाब से आएगा मिथ। तो जो कि हम देखेंगे इसको 81 का जवाब, तो फोर्थ है मिथ। तो ये जो है तो एक सिर्फ एक मनगढ़ंत जो चीज होती है मिथ अबाउट, जो फैक्ट से उसका ताल्लुक नहीं होता। स्टेरियोटाइप बोले तो जो है तो अलग अलग काम से याद रखना है, रोल से और काम से, जिसमें जो है तो रोना भी काम में आ जाए। लड़कियां ज्यादा रोते हैं लड़कों से, तो स्टेरियोटाइप में आएगा क्योंकि काम है, लेकिन जो चीज है नहीं एक्चुअल में तो मिथ में आएगा, तो उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है 82, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया? जम्मू कश्मीर और गोवा इंडिया के मैप के अंदर बिहार के हिसाब से किस सिमत में आती है? तो आप इसका जवाब बोलिए जल्दी से। सेकंड। ऊपर जो है तो क्या आता है, नॉर्थ है कि वेस्ट है ऊपर? सबसे ऊपर सदब जहाँ कह रहे हैं कि सर ऊपर ही सदब कह रहे हैं थर्ड, तो थर्ड नहीं है, सेकंड उसका राइट आंसर है। जिसमें सेकंड में क्या है कि नॉर्थ वेस्ट सर ऊपर ही एंड साउथ वेस्ट, इधर नॉर्थ इधर साउथ। एन बना हुआ रहता है ना हाँ। नक्शे पे, तो एन बोले तो नॉर्थ, तो अब वो ऊपर की तरफ दिल्ली जो जम्मू कश्मीर आ रहा और थोड़ा सा इधर हटके है वो, तो इसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट की बिहार के रिस्पेक्ट में, मतलब गोवा और बिहार दो चीज पूछा है, गोवा का और बिहार का। तो गोवा के हिसाब से साउथ वेस्ट और बिहार के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट, मतलब ऐसा है, या फिर नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो उसका जो है तो कौन सा है 82 का सेकंड वाला, जो कि है गोवा के हिसाब से साउथ वेस्ट। और मैप पर एक वीडियो बनाई है, जजाकल्ला। हाँ इंशाल्लाह बाद में बनाएंगे, टाइम बच गया तो। यहाँ से टाइम को ऐसा नहीं समझना है कि बहुत एक महीना है, लेकिन बहुत कम टाइम है ये बचा हुआ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बी स्लोएस्ट? मतलब भाप बनने का अमल इसमें से कौन से वे में कम हो जाएगा? तो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन स्लोएस्ट कमी कब पाई जाएगी? सरफेस एरिया इंक्रीज होगा लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज होगा उस वक्त, या फिर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा बट टेम्परेचर डिक्रीज? सर टेम्परेचर डिक्रीज रहेगा। बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीज। हाँ ये फोर्थ वाला नहीं, थर्ड वाला डिक्रीज। थर्ड तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर था 83, तो थर्ड बिल्कुल सही है। इसको याद कैसे रखेंगे, कोई एक्सप्लेन करेंगे इसको कैसे याद करना है? क्योंकि है तो बर्फ, समझो बर्फ से भी ले सकते हैं। सर बर्फ का जो है बर्फ ले लिए सब कुछ, टेम्परेचर हाँ सबसे ज्यादा कम जिसका रहता तो वो स्लो होता, इसका हाँ। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली वो फास्ट होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो वो फास्ट होगा, तो इवेपोरेट फास्ट होगा, जल्दी भाप बनेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो, और हाँ टेम्परेचर कम रहेगा तो लेट कम रहेगा तो लेट बनेगा, स्लो बनेगा। स्लोएस्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेटिवली पोजीशन ऑफ प्लेसेस एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये किस में आता है? हैप्पी आमीन। हैप्पी हाँ तो वन फर्स्ट सही है उसका, मैपिंग स्किल्स राइट है। तो प्लेसेस डिस्टेंसेस ये सब मैपिंग में आ गया। उसके बाद में है 85, विच एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंड किया कि इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस के ताल्लुक से सवाल है, टू बी टॉट एज एन इंटीग्रेटेड जम मेथड में सर्कुलर एरिया एट द प्राइमरी लेवल। 2005। 2005 से बिल्कुल भी नहीं है उसका जवाब, ठीक है चौथा। तो 2000। देखते हैं थर्ड है उसका, जो कि है एनसीएफ 1975। हमको सिर्फ 2005 2003 ऐसे याद रह जाता है, लेकिन उसके पूरे चीज़ों को याद करना है कि कब कब वो इम्प्लीमेंट हुआ और कब है, क्योंकि जब भी तालीमी पॉलिसी आता है तो उसमें पिछला और बीच का रिसेंटली मीटिंग के बारे में भी आ सकता है। तो एनसीएफ के रिगार्डिंग जो आजकल न्यूज़ वगैरह भी रहती है, तो वो रिलेटेड न्यूज़ पढ़ना होता है करके। जो पिछले टेक्स्ट बुक्स होते हैं वो आउटडेटेड होते हैं, तो उसको पढ़ के मतलब नहीं आता, उसी चीज़ को रिप्रिंट करा कर वो
पब्लिशिंग डेट डाल देते हैं, लेकिन उनका जो अक्स किया हुआ रहता है तो बहुत पुराना होता है, तो एनसीएफ के क्वेश्चन उसमें सही नहीं आ पाते टेक्स्ट बुक में। विच रीजन हैज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन इंडिया? शिफ्टिंग कल्टिवेशन, स्थानांतरित खेती करने का रिवाज कहाँ पर है? तो कौन सा इसमें से 86 का है? फोर्थ वन, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन याद रख लीजिए, नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? सही नहीं है। हाइड्रो पावर जनरेट जो होता है रिवर डैम से, नदी बांधों से। तो इरिगेशन वगैरह पे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इरिगेशन, टाइप ऑफ इरिगेशन वगैरह भी करना है, रूम फार्मिंग वगैरह, फार्मिंग के टाइप जितने होते हैं उसके बारे में भी। तो उससे रिलेटेड में ये घूम फिर का थोड़ा एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है हाइड्रो पावर के ऊपर। जो हाइड्रो पावर जो जनरेट होगा ये रिवर डैम से, तो क्या है? इट डज नॉट पोल्यूट वाटर और एयर, तो ये तो सही है। तो इसमें ये बताना है कि जो सही नहीं, ये पहला सही है। दूसरा है कि हाइड्रो पावर फैसिलिटेट्स कैन हैव लार्ज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। हाइड्रो पावर फैसिलिटेट करता है कि बड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। डैम्स डिस्प्लेस इंडिजिनियस पीपल फ्रॉम देयर लिविंग रिवर लाइफलाइन। तो बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, तो ये भी होता है। तीनों भी ये पॉजिटिव है। फोर्थ वाला जो है डैम इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, बांध टिकाऊ विकास को, क्या ये नहीं है? तो इसको हम देखते हैं 87 का। तो 87 का फोर्थ बिल्कुल सही है, ये वाला नहीं होगा। डैम्स इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये नहीं। टिकाऊ विकास सस्टेनेबल ग्रोथ में नहीं रहेगा डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ग्रीन हाउस गैस और गैसेस इफेक्ट? कौन सा इसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ऑल ऑफ द अबव? तीनों भी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव सही जवाब है। 88 का देखते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब। दो ही क्वेश्चन रह गए और अभी 5 मिनट ज़्यादा जल्दी हमने सॉल्व कर दिया है सारे क्वेश्चंस। वाई आर कोल्ड डेजर्ट्स इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून? कोल्ड डेजर्ट जो रहते हैं, ठंडे रेगिस्तान, तो मानसून मतलब जब बारिश होती है तो उससे प्रभावित क्यों नहीं होते? मतलब वहां पर उनको बारिश क्यों नहीं हो पाती वहां पर बारिश होने के बावजूद? पहला है कि कोल्ड डेजर्ट्स लाई इन द रेन शेड ऑफ द हिमालय, के हिमालय के रेन शेडो में, परछाई में रहते हैं। दूसरा है कि एयर इज वेरी थिन इन कोल्ड डेजर्ट, बहुत कम मिकदार में होता है तो इसलिए नहीं भीगते हो। या फिर कोल्ड डेजर्ट्स आर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, के ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है इस वजह से। या फिर कोल्ड डेजर्ट्स हैव हॉट समर एंड एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर, गर्मी, ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ, हॉट समर्स, एंड ठंडी सर्दियाँ होती है इस वजह से के मिक्स। फर्स्ट, तो 89 का हम देखते हैं, तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। इस बार सेकंड में ये फर्स्ट है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब ठंडे रेगिस्तान जो है तो हिमालय के शेडो में, वृक्ष छाया, तो इससे याद रखना है आपको, वृष्टि छाया मतलब हिमालय का शेडो, तो इसके मतलब उसके गोद में या दामन में, जिसको बोलते हैं दामन में, उसमें बसेरा है कोल्ड डेजर्ट्स का, तो उसकी वजह से वहां पर वो बारिश नहीं हो पाएगी बराबर से, मतलब वो प्रभावित नहीं होंगे उससे। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। और क्या हो सकता है? सल्फर भी क्यों सल्फर? लद्दाखों को कहते हैं ठंडा रेगिस्तान, सदफ कह रहे। नेक्स्ट ये सवाल का जवाब दीजिए कि ताजमहल का येलो बनने का कारण क्या है? ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन तो नहीं रहता। नाइट्रोजन नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हवा में रहता है इसलिए। फर्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्यों रहेंगे? सुनने में आता है इसलिए। तो फर्स्ट उसका सही जवाब है, लेकिन उसका रीजन से भी आप मालूम कर सकते हो, उसके बारे में आप उसको लिखिए गूगल पे जाकर कि ताजमहल टर्निंग येलो, और उसके बारे में जो है तो पूरा आपको डिटेल में बता देगा सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, किस वजह से हुआ, उसमें ज्यादा पावरफुल जो भी है वो अपने को नहीं देना है डेफिनेशन, तो उसमें देखना है। तो इसको जो है तो रिकॉर्डिंग बाद में सबको इंशाल्लाह भेज देंगे। यूट्यूब पे भी आप अजहरुद्दीन शेख अगर लिखेंगे तो वहाँ पर से आप वीडियोस में प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में अगर गए तो वहाँ पर ईवीएस की पर्टिकुलर चाइल्ड डेवलपमेंट, जितनों ने अभी चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं किए तो उनको वहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेना है। और फिर बाद में जो है तो ईवीएस एक एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ से कम बहुत टाइम है तो उसको ज़्यादा टाइम समझ के नहीं चलना, तो पिछले रिकॉर्डिंग्स को भी कंप्लीट करते रहिए। तो इसको नेक्स्ट टाइम हम मीटिंग
होने पर आपको भेजेंगे, और शाम में भी ज़्यादातर हो सकता है कि 9:20 तक या 9:30 तक भी आ सकता है। और मगरिब के बाद हिंदी ले सकते हैं, और 9 के करीब में इंग्लिश, ऐसा। और दोपहर में तो ज़्यादातर ईवीएस रहेगा 3 साढ़े 3 के करीब। बाद में मैथ साइंस और एसएसटी वगैरह को भी लास्ट में टारगेट करेंगे, और मैथ्स को। बाकी उर्दू तो बहुत आसानी से आप दे सकते हो, उसको भी बाद में कवर करेंगे, लेकिन अभी ईवीएस ज़रूरी है क्योंकि मल्टीपल जगहों से उसमें क्वेश्चन आते हैं इसलिए।